अब हम आपको अपने देश में वापस लाते हैं और भारत की राजनीति के उस काले अध्याय को आपके लिए हम डिकोड करेंगे जिसे इमरजेंसी या आपातकाल कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद भी नहीं होगा क्योंकि ये बात है 1975 की। ये भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय है जिसे इस हफ्ते 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 50 साल बहुत लंबा समय होता है और हम आज से आपको अगले 3 दिन तक इस विषय पर एक सीरीज दिखाएंगे और इमरजेंसी के उन चैप्टर्स को आपके लिए डिकोड करेंगे जिनके बारे में हमारे देश में ज्यादा बात नहीं हुई, आपको शायद याद नहीं होगा। आज भी जब इमरजेंसी की बात होती है तो यही कहा जाता है कि उस वक्त देश भर में सरकार विरोधी नेताओं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। विपक्ष के नेता गिरफ्तार हो रहे थे, फिल्मों और अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और लोगों के मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म कर दिया गया था क्योंकि इंदिरा गांधी सत्ता में बने रहना चाहती थी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इस इमरजेंसी के तहत देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करने की कोशिश हुई थी जिससे भारत में लोकतंत्र और संविधान का इसके बाद कभी कोई अर्थ नहीं रह जाता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर ये वन पार्टी सिस्टम उस समय लागू हो गया होता जो कि उस समय इंदिरा गांधी ने सोचा था तो आज हमारे देश की हालत चीन के जैसी होती। जो व्यवस्था इस समय चीन में है वही व्यवस्था हमारे देश में भी होती। उस समय इमरजेंसी का एक ही उद्देश्य था, भारत में ऐसी शासन व्यवस्था लाना जिसमें सत्ता सिर्फ एक पार्टी के पास रहे और सारे अधिकार और शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी जाए। अगर उस दौर में यह व्यवस्था लागू हो जाती तो हमारा देश भी लोकतांत्रिक रूप से आज वैसा ही होता जैसे आज का चीन है। आज चीन में सिर्फ एक पार्टी का शासन है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और भारत में भी शायद ऐसा ही होता और वो पार्टी होती कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। फर्क बस इतना है कि भारत में इसकी जगह कांग्रेस पार्टी सत्ता के केंद्र में आज होती और बाकी किसी विपक्षी पार्टी का आज कोई वजूद नहीं होता। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे बल्कि आज मैं अपने साथ कुछ किताबें लेकर आया हूं, आज कुछ दस्तावेज लेकर आया हूं और एक ड्राफ्ट की कॉपी लाया हूं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। इनमें एक पुस्तक का नाम है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। यह पुस्तक आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, ये देखिए। और इसे इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा है। इसमें इमरजेंसी नाम का एक चैप्टर है जिसमें लिखा है कि आपातकाल के वक्त भारत में अधिनायकवादी शासन था, जिसका मतलब होता है सत्ता सिर्फ एक नेता या एक पार्टी के पास सीमित रहेगी। सत्ता का एक नेता या एक पार्टी के पास सीमित हो जाना। उस समय इंदिरा गांधी के शीर्ष नौकरशाहों यानी सरकारी अफसरों और कांग्रेस में इंदिरा गांधी के वफादार और करीबी नेताओं ने देश में राष्ट्रपति शासन की एक नई प्रणाली पर जोर देना शुरू किया। यह वो सिस्टम होता जो सारी कार्यकारी शक्तियों का केंद्रीकरण कर देता और इसमें बाधा डालने वाली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक तरीके से साइडलाइन कर देता और इसमें संसद की ताकत भी बहुत कम हो जाती और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति बना दिया जाता। इमरजेंसी लागू होने के सिर्फ 2.5 महीने के बाद सितंबर 1975 में इंदिरा गांधी के सहयोगी B.K. नेहरू ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के फैसले की जमकर तारीफ की और उन्हें इसका फायदा उठाने का सुझाव दिया। कहा कि आपने इमरजेंसी लगा दी है, आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि उनके पास इस समय 2/3 बहुमत है संसद में, जिससे वो संविधान में कुछ भी बदलाव करके खुद राष्ट्रपति बन सकती हैं और भारत में सारी संवैधानिक शक्तियां, सारी राजनीतिक शक्तियां अब वो अपने पास रख सकती हैं। B.K. नेहरू का यह भी कहना था कि भारत को एक ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है जिसे जनता द्वारा चुना जाए और वो राष्ट्रपति देश की संसद पर निर्भर न रहे। सोचिए, ऐसा राष्ट्रपति जो देश की संसद पर ही निर्भर नहीं है और यह राष्ट्रपति ऐसा हो जो कठोर हो, अप्रिय और अलोकप्रिय फैसले लेने में भी समर्थ हो। यह मॉडल फ्रांस की शासन व्यवस्था जैसा था जिसमें सारी शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं।
बी के नेहरू के इन विचारों को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव उस समय के पीएन धर ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वीकार किया और खुद इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस के नेताओं को इन विचारों पर चर्चा करने के लिए कहा, चर्चा करने की इजाजत उन्होंने दे दी। मैं आपको कुछ पढ़कर बताता हूं। बी के नेहरू ने लिखा, द इमरजेंसी शुड बी टेकन एडवांटेज ऑफ वाइल इट लास्ट्स। इंदिरा गांधी को सलाह दे रहे हैं कि ये जो आपने लगाई है इमरजेंसी, इसका पूरा फायदा आप उठाइए। आगे इसी किताब में लिखा है कि नेहरू सजेस्टेड अ डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह ने बहुत ही गर्मजोशी से इस विचार का समर्थन किया और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारी बहन इंदिरा गांधी को जीवन भर के लिए प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आज मैं उनका एक बयान की कॉपी लेकर आया हूं जो उन्होंने बयान दिया था। द मेन पर्पज ऑफ द असेंबली ही टोल्ड मी वुड बी टू मेक बहन जी, वो इंदिरा गांधी को बहन जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, टू मेक बहन जी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी बहन जी इंदिरा गांधी को उम्र भर के लिए आजीवन राष्ट्रपति बना देना चाहिए। तो मैंने अभी आपको शब्दशः उनका बयान पढ़कर बताया और उन्होंने यही कहा कि हटाओ इस चुनावी बकवास को, यह शब्दशः उनका बयान था, हटाओ इस चुनावी बकवास को और हमारी बहन इंदिरा गांधी को जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बना दो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इमरजेंसी लगाने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावों में सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए दोषी पाया और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात बहुत आगे की थी। सच ये है कि इस फैसले ने इमरजेंसी को देश में लागू कराया। फ्लैश पॉइंट तो यही था, लेकिन इमरजेंसी लगाने की योजना इससे पहले ही बन चुकी थी। एक और पुस्तक है जिसका नाम है द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री और इसे मशहूर पत्रकार कुमी कपूर ने लिखा है। इसमें वो लिखती हैं कि इमरजेंसी लगने से 6 महीने पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और उन्हें देश में इमरजेंसी लगाकर विपक्ष के नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कराने का सुझाव दिया। अब सोचिए, तब तक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला नहीं आया था, उससे पहले ही सिद्धार्थ शंकर रे ने यह चिट्ठी इंदिरा गांधी को लिख दी थी और इमरजेंसी का सुझाव दे दिया था और कह दिया था कि विपक्ष में जितने भी बड़े नेता हैं सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और बाद में इंदिरा गांधी ने किया भी वही। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक मंशा यह भी थी कि देश की सत्ता में कांग्रेस हमेशा के लिए स्थायी हो जाए और इंदिरा गांधी आजीवन भारत की या तो राष्ट्रपति बन जाएं या प्रधानमंत्री बन जाएं। मतलब मंशा यह है कि वो देश की मुखिया बन जाएं, चाहे वो राष्ट्रपति के तौर पर रहें या प्रधानमंत्री के तौर पर रहें, और आजीवन वो इस पद पर रहें। बिना इमरजेंसी लगाए ऐसा करना मुमकिन नहीं था और जब इमरजेंसी लागू हुई तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी के प्रति वफादार रहने वाले नेताओं ने उन्हें ऐसा करने का सुझाव दिया, खुशी खुशी दिया, क्योंकि सब इंदिरा गांधी को खुश करना चाहते थे और इंदिरा गांधी ने भी बड़ा खुश होकर इस पर अपने बाकी नेताओं को विचार विमर्श करने की सहमति दी कि आप लोग बैठिए, कमिटी बनाइए और इस पर विचार कीजिए कि ये कैसे हो सकता है। और इसी विचार को बल देने के लिए दिसंबर 1975 में एक दस्तावेज जारी हुआ जिसका नाम था अ फ्रेश लुक एट आवर कॉन्स्टिट्यूशन और उसे लेकर कुछ सुझाव, सम सजेशंस। आप सोचिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अपने संविधान पर अब हम एक फ्रेश लुक, मतलब संविधान के बारे में दोबारा से पुनर्विचार करेंगे और उसकी कॉपी भी आज मैं लेकर आया हूं और इसमें प्रमुख रूप से 3 सिफारिशें की गई। पहला, प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सामूहिक जवाबदेही खत्म करना और कानून बनाने, बजट पास करने और अन्य प्रमुख फैसलों में राष्ट्रपति को सर्वोपरि बनाना। दूसरा, संसद की शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां कम कर देना और उसे प्रतीकात्मक यानी सिर्फ दिखावे तक सीमित कर देना, संसद की ऐसी स्थिति कर देना। और तीसरा, सुपीरियर काउंसिल ऑफ जुडिशरी की स्थापना करना, एक नई काउंसिल, सुपीरियर काउंसिल ऑफ जुडिशरी। और अगर ऐसा हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट और देश भर की हाई कोर्ट इस काउंसिल के अधीन आ जाती और इस काउंसिल का नियंत्रण सरकार के पास रहता, सरकार इस काउंसिल पर नियंत्रण रखती और ये काउंसिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल रखती।
सरल भाषा में इसे डिकोड करें तो इमरजेंसी के उस दौर में बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारियां हुई। जिस भी नेता के बारे में ऐसा लगता था कि ये आगे चलकर चुनौती दे सकता है, ये आगे चलकर कोई विपक्षी पार्टी बना सकता है, हर उस नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। फिर यह सोचा गया कि संविधान को बदला कैसे जाए। बदला जाएगा और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास कोई लोकतांत्रिक ताकत न बचे। और तीसरा, जब ये विपक्षी नेता अदालतों में भी जाएंगे तो अदालत भी इनकी मदद ना कर पाए, क्योंकि हमारे देश की हाई कोर्ट और बाकी की अदालतें और सुप्रीम कोर्ट भी इस व्यवस्था में सरकार की मुट्ठी में आ जाती। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई जिसे संविधान में संशोधन पर विचार करना था। और इस कमेटी में कुल मिलाकर 12 सदस्य थे और इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे स्वर्ण सिंह, जो इंदिरा गांधी के बड़े भरोसेमंद नेता थे और भारत के उस वक्त के रक्षा मंत्री थे। सोचिए, रक्षा मंत्री को ही ये जिम्मेदारी दे दी कि आप कमेटी बनाइए, कमेटी में बैठिए और सोचिए कि संविधान को कैसे बदला जा सकता है। और इंदिरा गांधी और कांग्रेस में जिस हिसाब से फैसले लिए जा रहे थे, उससे यह तय लग रहा था कि भारत में लोकतंत्र अब एक पार्टी और एक नेता तक सीमित हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यह हो नहीं सका, क्योंकि उस समय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे जस्टिस पी.बी. गजेंद्र गढ़कर, और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक कमेटी बनाकर वो ये फैसला लेगी तो ये उचित नहीं होगा। आपको अगर फैसला लेना है तो आपको एक विस्तृत कमेटी बनानी होगी। सिर्फ एक पार्टी के नेताओं की कमेटी बनाकर आप ये नहीं कर सकते। ये वो आपत्ति थी जिसने इंदिरा गांधी को रोकने का काम किया। हालांकि इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना और उन्होंने भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कर दिया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और यह फैसला हुआ कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो अदालतों के पास उसकी समीक्षा के लिए ज्यादा संवैधानिक शक्तियां नहीं बचेंगी। दूसरा, इससे राज्यों के पास अपने मामलों पर, अपने विषयों पर नियंत्रण कम हो गया, जिससे टकराव और क्षेत्रीय दलों की प्रभावशीलता जो थी वो कम हो गई। यानी राज्य सरकारों को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया। राज्य सरकारों की ऐसी स्थिति कर दी गई कि अब वो अपने फैसले, अपने राज्य के बारे में फैसले नहीं ले सकते। केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां आ गई। दूसरा, इस प्रकार की चीजें की गई कि जितने भी हमारे देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी शक्तियां कम हो जाएं, क्षेत्रीय पार्टी को चलाना मुश्किल हो जाए। जिस संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, उस संविधान को इंदिरा गांधी ने पलट कर रख दिया। और जब वो ऐसा कर रही थी तब कांग्रेस में उनके लिए वफादार नेताओं ने उन्हें आजीवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा। हालांकि इंदिरा गांधी ऐसा कर नहीं पाई और बाद में जनता पार्टी की सरकार ने अदालतों की शक्तियां कम करने वाले संशोधन को जब वो सरकार में आए तो रद्द कर दिया। आज अगर हमारे देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 50 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं और ये क्षेत्रीय पार्टियां भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना खुलकर कर पाती हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ पाती हैं, उसके खिलाफ जीत पाती हैं, तो ये आज हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ब्लॉक स्तर पर भी आज विपक्षी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर जो चाहे टिप्पणी करते हैं, राष्ट्रपति पर टिप्पणी कर पाते हैं, दिन रात केंद्र सरकार के फैसलों की आलोचना कर पाते हैं, दिन रात उन पर राजनीति करते हैं। तो इसका कारण यही है कि उस वक्त इंदिरा गांधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। आज राहुल गांधी संसद से लेकर अपनी रैलियों तक भले ही संविधान की प्रति को हाथ में लेकर जाते हैं, सबको दिखाते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है, और जहां भी जाते हैं संविधान को दिखाना बिल्कुल नहीं भूलते, इसे वो लगातार खतरे में बताते हैं। लेकिन इमरजेंसी पर हमारे इस पहले भाग से आज आप ये समझ पाए होंगे कि संविधान असल में खतरे में कैसे आता है, और संविधान जब हमारे देश में पहली बार खतरे में आया था तो किस खानदान के नेता ने उसे खतरे में डाला था। और बार बार मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये तो इस देश की किस्मत अच्छी थी कि इंदिरा गांधी अपने उस मंसूबे में कामयाब नहीं हुई। अगर हो जाती तो आज हमारी स्थिति बिल्कुल चीन जैसी होती, जहां एक ही पार्टी का शासन होता, विपक्ष नाम की चीज़ नहीं होती, लोगों के पास मानव अधिकार नहीं होते और अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी होती।